2021 में हम इंटरनेशनल रिलेशन कर रहे थे। हमने लास्ट जो करा था वो 2.1.1 फर्स्ट क्वाड समिट कर लिया था और यूरोपियन यूनियन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी कर लिया था। उसके बाद इंडो पैसिफिक का मैंने जो उनकी वीकली है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है 2 लेक्चर में इंडो पैसिफिक रीजन में। जो पूरा PDF है वो मेरे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम चैनल पे मैंने PDF भी डाल दिया है इसका, इंडो पैसिफिक का, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑकस। तो ये इंटरनेशनल यूज़ का ही है, बट रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, US और UK ने एक ट्रायलैटरल प्रोग्राम स्टार्ट करा है ऑकस। ऑकस क्या है ये समझना चाहिए। मैं रिसेंटली इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने यहाँ पे निकाला है इस चीज़ को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई लिंक्स नहीं है क्वाड के साथ और ये इम्पैक्ट नहीं करता फंक्शनिंग ग्रुपिंग के। इनने ये भी बोला है कि क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है और ये किसी भी पर्टिकुलर कंट्री पे डायरेक्टेड नहीं है, और ये अलग से ही ग्रुप है जो इम्पोर्टेंट है। ऑकस का क्या है इसको समझ लेते हैं। ऑकस है ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US ने एक नया सिक्योरिटी अलायंस बनाया है ताकि वो डीप कोऑपरेशन करे इंडो पैसिफिक में और ग्रेटर शेयर हो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का अलायंस के अंदर। जो प्लान है वो एक्सेस देता है कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को 2 पार्टनर्स में, जिसमें फ्यूचरिस्टिक कैपेबिलिटीज़ आती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया और क्वांटम टेक्नोलॉजीज आ गई। इस पैक्ट के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया अबैंडन करेगा 43 बिलियन प्लान और बिल्ड करेगा फ्रेंच कन्वेंशनल सबमरीन और इंस्टेड ऑफ बिल्ड वेसल बेस्ड ऑन US एंड UK टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ऑकस और इंडिया का क्या रिलेशन है ये समझ लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस है, नया चैलेंज है इंडो पैसिफिक में। एप्रीहेंशन है कि ये डील जो है इवेंचुअली ये क्राउड कर सकती है न्यूक्लियर अटैक्स का इंडो पैसिफिक ओशन में। सबमरीन जो होगी ईस्टर्न इंडो ओशन में इरोड करेगी इंडिया की रीजनल प्रीएमिनेंस। सेकेंड है US अनरिलायबिलिटी। फ्रांस खुश नहीं है ऑकस के साथ क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ गया है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। कुछ इश्यूज जो है, जैसे कुछ एक्सपर्ट्स सजेस्ट कर रहे हैं कि US कंप्लाई नहीं करेगा कुछ चीज़ों पे और एक्सक्लूड करेगा लॉन्ग टर्म एलाई फ्रांस को इस ग्रुपिंग से, डिस्पाइट फ्रांस नेटो का पार्ट है। इसके अलावा स्टेप 6 ये जो है सजेस्ट कर रहे हैं अगर ऑस्ट्रेलिया और US जो है डिसीव करते हैं नेटो को, नेटो के पार्टनर को, तो फिर वो कैसे अगर दूसरे अलायंस से कैसे वो इतना ट्रस्टवर्दी कैसे हो सकते हैं जब वो खुद के पार्टनर्स के साथ ही लॉयल नहीं है या डिसीव कर रहे हैं उनको, तो कैसे वो दूसरे अलायंस या लेसर अलायंस में भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा ऑकस वर्सेस क्वाड भी है। ऑकस फोकस कर रहा है बड़ी सारी चीज़ों पर ये एग्रीमेंट सजेस्ट कर रहा है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट पार्ट में US के फॉर क्लोजर अलायंस एंग्लो अलायंस पार्टनर। और ऑकस ने फोकस हटा दिया है क्वाड से, ये भी एक चीज़ है। इम्पैक्ट क्या है मल्टीलैटरल एंगेजमेंट का। रिसेंटली फ्रांस ने पुल आउट करा है इंडो फ्रांस ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर्स ट्रायलैटरल, जो कि बेसिकली काउंटर करना था चाइना को टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑकस। टेक्नोलॉजिकल परस्यूट की बात करें तो ये डीपन कर रहा है क्वाड टाइज को। कुछ इंडिया में हेल्प होपफुल थे कि US कंसिडर करेगा और प्रोवाइड करेगा इंडियन नेवी को न्यूक्लियर सबमरीन को के साथ प्रोपोर्शनल टेक्नोलॉजी। और क्लैरिफिकेशन US की तरफ से ये थी कि जो डील है ऑस्ट्रेलिया के साथ ये वन ऑफ पुट है जो इंडियन एक्सपेक्टेशंस पे है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेंथन करता है क्वाड का एजेंडा कि वो इंडो पैसिफिक रीजन फ्री रहे, ओपन और इंक्लूसिव रहे। ऑकस बेसिकली एक्सटेंड करेगा और बॉल्स्टर करेगा क्वाड के एफर्ट्स, मैरीटाइम एक्सरसाइजेस, सिक्योरिटी और बड़े सारे एफर्ट्स जो काउंटर करते हैं कोविड-19, क्लाइमेट चेंज, कोऑपरेशन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे। रिलायंस रेजिलिएंट सप्लाई पे मन करता है ये। पोटेंशियल बेनिफिट क्या है इसका, लेवरेज देते हैं ऑकस को, रोल आउट करते हैं और इंडिया और डिप्लोमेटिक और डिफेंस ट्रेड में देखते हैं ये, और पर्टिकुलरली फ्रांस पे है। इसके अलावा ये रिफ्लेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, इंटेंसिफाई करते हैं US और ऑस्ट्रेलियन कंसर्न्स जो चाइना की तरफ है, और मोर ओवर ये डिज़ाइन है कि वो इंक्रीज करते हैं कैपेबिलिटीज़ को इस रीजन में।
और ये बेसिकली इंक्रीज करता है क्यूमुलेटिव कैपेबिलिटीज क्वाड की। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है इंडो फ्रांस रिलेशन। तो यहाँ पे रिसेंटली इंडिया और फ्रांस ने रिव्यू करा है और जो उनके इंक्रीजिंग बायलैटरल कोलैबोरेशन हो रहे हैं इंडो पैसिफिक में। न्यूज़ में क्या है कि ये अगेंस्ट जा रहा है बैकड्रॉप ऑफ फ्रांस एंगर, जो कि है आपका ऑकस पे। फ्रांस का हमने अभी पढ़ा कि वो गुस्सा है ऑकस पे क्योंकि बुलाया नहीं और वगैरह वगैरह, और भारी सारे रीज़न तो हमने देख लिए बाय ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने। ये इंडिया को एक कंसिडरेबल लीवरेज दे रहा है डिप्लोमेटिक और डिफेंस ट्रेड में, पर्टिकुलरली फ्रांस के साथ। सिग्निफिकेंस क्या है डीपनिंग अलायंस फॉर इंडिया। पहला है अलाइनमेंट जो है आउटलुक्स की बात करें, इंडिया बेनिफिट करता है बहुत ज़्यादा डीपनिंग टाइज में, पार्टनरशिप में, जो कि आइडिया शेयर करता है मल्टीलैटरलिज्म, प्लूरलिज्म और नॉन मिलिट्री का, डिटरेंस बेस्ड पॉलिसी का। इसके अलावा ये गेन करता है एक एलाई जो कि एक इंटरप्रिटेशन शेयर करता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है रीजन। इंडिया इंक्लूड करता है गल्फ ऑफ एडन और जो बेसिकली वेस्ट में है टू द बर्ना, और आपका थाईलैंड जो ईस्ट में इंडियन ओशन में, और एक विजन शेयर करता है फ्रांस के साथ। इसके अलावा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो मार्केट जो है वो बहुत ही क्रिटिकल मिलिट्री टेक्नोलॉजी देखती है, क्योंकि इंडिया के पास अभी स्ट्रगल कर रहे हैं हम इंडिजिनियस डिफेंस इंडस्ट्रीज पे, और हम इंक्रीज कर रहे हैं डिफेंस बजट को भी। इसमें एग्जांपल दिया है कि इंडिया इंगेज कर सकता है फ्रांस के साथ क्रिटिकल नेवल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पे। ऑल्सो रफाइल के जो जेट्स है वो फ्रेंच के एरोस्पेस में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। जो कंपनी है वो डसॉल्ट एविएशन है, सबको पता होगा। इंडिया का फर्स्ट मेजर एक्विजिशन हुआ है फाइटर प्लेन्स का लास्ट 20 ईयर्स में। न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में यही है कि जॉइंट इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इंडिया और फ्रांस की कंपनीज के साथ, और बड़े सारे बढ़िया से सेटअप करते हैं ये, और कॉमन ग्राउंड देखते हैं गल्फ में ताकि वो पार्टनरशिप कर सकते हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर सकते हैं। बड़े सारे गल्फ नेशन जो है वो बेसिकली दिखा रहे हैं लिबरलाइज इकोनॉमी में और सोशल ऑर्डर पे, ताकि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं बियॉन्ड ऑयल, क्योंकि ऑयल इवेंचुअली आगे जाके ख़त्म हो जाएगा। मतलब उसका जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें एडवांस हो रही है, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, बड़ी सारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। इसके अलावा कोऑपरेशन जो है स्पेस एक्टिविटीज़ के, इंडिया पार्टनर कर सकता है फ्रांस के साथ और यूज़ हो सकता है आउटर स्पेस एसेट डेवलपमेंट, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। फोकस करता है एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जिसमें सैटेलाइट नेविगेशन, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन हो सकता है स्पेस का। एडिशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो प्रपोज करता है जॉइंट पोर्टल्स, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन में, जो कि प्रोवाइड करता है एडिशनल सिक्योरिटी इंडिया के लिए। IORIS जो है इंडियन ओशन रीजनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इंसिडेंट मैनेजमेंट वेब पोर्टल जो है प्लेटफॉर्म इसका, वो इनिशिएट कर रहा है अंडर EU क्राइम में हो रहा है। यूरोपियन इंडियन क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स इन इंडियन ओशन की बात करें, ये प्रोग्राम जो रन होता है फ्रांस के सपोर्ट में। यहाँ पे जो अदर्स हैं अपॉर्चुनिटी जो ग्रेटर कोलैबोरेशन देते हैं सिग्निफिकेंट सेक्टर्स में, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज में। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो फ्रांस और इंडिया जो है डेवलप कर रहे हैं मल्टीलैटरल इनिशिएटिव, अकोमोडेट करते हैं वॉइसेस ऑफ दोज हु आर एट रिस्क। ये कोऑपरेट करते हैं फ्रेमवर्क जो जैसे आपका कोवैक्स हो गया या एक्ट हो गया। फ्रांस और इंडिया जो है वो एक दूसरे के साथ काम कर रहा है, एंगेज कर रहा है, डिफेंड कर रहा है इंटरेस्ट ऑफ लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज के साथ। तो फ्रांस के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के साथ क्लोज रिलेशन है और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। एंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट जो है इंडियन ओशन में एक इम्पॉर्टेंट रास्ता है आपका फ्रेंच एंगेजमेंट में, जो साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ होता है। ये हेल्प करेगा फ्रांस को कि वो डाइवर्सिफाई करे एग्जिस्टिंग रिलेशन इंडिया के साथ, और इंडो पैसिफिक में उनका एक से होगा, डायरेक्ट लिंक्ड होगा, एक सीट होगी टेबल पे जो कि रिगार्ड करेगी एज अ न्यू सेंटर ऑफ ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर। इससे क्या होगा, फ्रांस को एक एडवांटेज मिलेगा ओवर अदर यूरोपियन नेशन। इंडिया का जो मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट है डिफेंस सेल्स की, एक हाइपर कॉम्पिटिटिव स्पेस जहाँ पे फ्रांस कंपनी स्ट्रगल कर रही है। डेटा के हिसाब से 2013-17 के हिसाब से फ्रांस ने बहुत ज़्यादा करा है, इंक्रीज़ करा है मोर देन 500% आर्म एक्सपोर्ट टू इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा लास्ट का कंक्लूजन ये है, इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडिया, ऑकस एक इम्पॉर्टेंट
विंडो है, एक ओपन करा है विंडो स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा इवेंचुअली इंडिया के लिए, क्योंकि ये पार्टनरशिप बढ़ाएगा फ्रांस के साथ और अपने हिसाब से वो गेम खेल सकता है, लेवरेज दे सकता है पोटेंशियल कन्वर्जेंस को। फ्रांस एक इंडिया का गेटवे रहेगा यूरोप के लिए, और इसके साथ ही डिप्लोमेसी भी हमारी इंटेंस होगी, मैच्योर होगी। इंडिया लेवरेज कर सकता है ऑकस को एक सिग्निफिकेंट स्टेप्स जो कि जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस में इंडो पैसिफिक में काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्वाड के लिए। नेक्स्ट है इसका रिलेटेड न्यूज़ में, इंडिया फ्रांस अग्री ऑन स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग। बायलैटरल स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग जो है थर्ड है इंडिया के लिए। इससे पहले इंडिया इंगेजमेंट कर सकता है, कर चुका है, मतलब 2 कंट्रीज के साथ। पहला है यूएस और दूसरा है जापान। 2015 में यूएस और 2019 में जापान। तो ये फ्रांस के लिए बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि इंडिया एक ऐसा पहला एशियन कंट्री है जिन्होंने ऐसी कोई डायलॉग करी है। कोऑपरेशन जो इंडिया फ्रांस के साथ होगा वो स्पेस और न्यूक्लियर डोमेन्स पे होगा, और ये कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दिखाता है। इसके साथ दोनों कंट्री एक कॉमन मल्टीलैटरल अंडरस्टैंडिंग पे आए हैं इन्वायरमेंट पे, पोटेंशियल थ्रेट जैसे सेफ सिक्योर सस्टेनेबल आउटर स्पेस का। और सिग्निफिकेंस क्या है कि ये इंडिकेट करता है इंडिया का चेंजिंग स्पेस ओरिएंटेशन, इंडिया का सिविल स्पेस कोऑपरेशन एंगेजमेंट जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ रहता है, और फोकस करता है स्पेस सिक्योरिटी पे, प्रोटेक्ट करता है स्पेस एसेट्स को जो कि रैपिड ग्रोथ देता है, काउंटर करता है चाइना की कैपेबिलिटी को, सीरियस थ्रेट देता है जो फ्रांस और जापान और यूएस जो तीनों मिलकर आपको प्रोटेक्ट करता है स्पेस एसेट का। यहाँ पे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी है, ये इसको एड्रेस करता है। स्पेस सिक्योरिटी, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है, सस्टेनेबिलिटी आउटर स्पेस एनवायरनमेंट की भी है, कोलिजन अवॉइडेंस ओपन स्पेस का है। ये कॉन्वर्जेशन लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ होती है, और इंडिया इसमें एक प्रोमिनेंट लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है ग्लोबल गवर्नेंस पे। 2.2 की बात करें तो यहाँ पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है FTAs, ये फास्ट ट्रैक करता है आपका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशन किस कंट्रीज के साथ, जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इंडिया कंक्लूड कर रहे हैं कि वो अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील करें कुछ कंट्रीज़ के साथ। अब FTA ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है वैसे तो, पर होता क्या है और ये डिफरेंट कैसे अर्ली हार्वेस्ट स्कीम से, ये समझना ज़रूरी है। पहले FTA देख लेते हैं। FTA एक अरेंजमेंट है, 2 कंट्री या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, या कोई ट्रेडिंग ब्लॉक जो अग्री कर रहे हैं कि हम रिड्यूस करें, एलिमिनेट करें कस्टम टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स सब्सटैंशियल ट्रेड में। FTA नॉर्मली कवर करता है ट्रेड इन गुड्स, जो जैसे एग्रीकल्चर आ गया या इंडस्ट्रियल गुड्स आ गए, या सर्विसेज में आ गए जैसे बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग। बट ये कवर करते हैं अदर एरियाज जैसे IPR हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो गया। तो कैसे डिफरेंट है EHS अर्ली हार्वेस्ट स्कीम? अर्ली हार्वेस्ट स्कीम एक प्रिकसर है FTA का, दोनों ट्रेडिंग पार्टनर्स का। ये बेसिकली हेल्प करता है दोनों ट्रेडिंग पार्टनर्स को कि वो आइडेंटिफाई करें कुछ प्रोडक्ट्स जो टैरिफ लिबरलाइजेशन के लिए होता है और पेंडिंग रहता है। कंक्लूजन जो FTA का होता है नेगोशिएशन प्राइमरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पर रहता है। गुड एग्जांपल है EHS का। अगर बात करें इंडिया और थाईलैंड का, जिनने 2003 में एक एग्रीमेंट साइन करा था, जहाँ पे बड़े सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़ीरो पे चले गए थे फेज़ मैनर में, उनका जो मतलब वैल्यू दिया था रिड्यूस कर दिया था। ट्रेड अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता ही है। प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि इसमें कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट होता है पहले, PTA सबसे पहले आप देखोगे PTA ही है। तो 2 या उससे ज़्यादा पार्टनर्स के साथ होता है कि वो रिड्यूस करे टैरिफ, अग्रीड नंबर ऑफ टैरिफ पे। इसमें एग्जांपल दिया है इंडिया और मैसोकोरा PTA। सेकंड है आपका CECA, तो आप देख सकते हो ब्लू कलर में है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA। तो ये बेसिकली टर्म्स डिस्क्राइब करते हैं एग्रीमेंट जो कंसिस्ट करते हैं इंटीग्रेटेड पैकेज गुड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट पे, जिसमें बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। IPR आता है, कंपटीशन आता है, इंडिया कोरिया एग्जांपल है CEPA का, ठीक है। कस्टम यूनियन की बात करें तो कस्टम यूनियन और बड़ा होता है। इसमें बेसिकली कस्टम यूनियन में पार्टनर कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि वो टैरिफ को 0 ड्यूटी पे रख दें, बहुत ही कम हो जाता है रिलेशन, मतलब
जैसे जैसे बढ़ रहा है ना वैसे जैसे रिलेशन भी और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब ये भी आप समझ लीजिए। ये मेंटेन करते हैं कॉमन टैरिफ अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एग्जाम्पल है इसमें साउथर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन SACU। उसके बाद और बड़ी मार्केट आती है कॉमन मार्केट। तो ये कॉमन मार्केट में कस्टम यूनियन के प्रोविजन होते हैं और ये बेसिकली फ्री मूवमेंट देता है लेबर और कैपिटल का, हार्मोनाइज करता है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द मेंबर्स। यहाँ पे यूरोपियन कॉमन मार्केट जो है, यूरोपियन यूनियन की कॉमन मार्केट एग्जाम्पल है बेस्ट। फिर लास्ट में आता है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन यहाँ पे कॉमन मार्केट एक्सटेंड हो जाती है क्योंकि यहाँ पे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे एग्रीमेंट होते हैं। और यहाँ पे हार्मोनाइज करते हैं फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी का। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेचर यहाँ पे शेयर होता है जैसे यूरोपियन यूनियन का है, वो इसका टॉप एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हो इस ग्राफ में भी PTA स्पेशल सबसे स्टार्टिंग का होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, फिर आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, फिर आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है, फिर कस्टम यूनियन होता है, फिर कॉमन मार्केट होता है, फिर इकोनॉमिक मार्केट होता है। तो इस हिसाब से ये जाता है। ये लास्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे ये जो न्यूज़ है। उसके बाद जो न्यूज़ है वो नहीं कवर करेंगे। FTA क्यों सिग्निफिकेंट है? मार्केट एक्सेस देता है, एलिमिनेट करता है टैरिफ को, सम नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी। FTA पार्टनर जो है वो इजी मार्केट एक्सेस मिलता है उन्हें एक मार्केट में, और नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे सैनिटरी या फोटो सैनिटरी मेजर्स जैसे टेक्निकल बैरियर्स जो है ट्रेड के लिए, कस्टम्स प्रोसीजर्स सो ऑन। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है ओवर नॉन FTA मेंबर कंट्रीज़। इसमें एग्जांपल दिया है, अगर आप बात करें आसियान की, तो आसियान ने FTA करा है इंडिया के साथ, बट नॉट विथ कनाडा। ठीक है, तो ये चीज़ है। आसियान का कस्टम ड्यूटी जो है लेदर शॉप में 20% है, बट यहाँ पे FTA के अग्रीमेंट के साइन होने के बाद इंडिया के लिए 0% है। तो ऐसे फ़ायदा मिल जाता है। FTA जो प्रोटेक्ट करता है लोकल एक्सपोर्टर्स को करता है फ्रॉम लूजिंग आउट टू द फॉरेन कंपनीज, और रिसीव करता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट FTA के अंडर। FTA बेटर ऑल्टरनेटिव्स देता है मल्टीलैटरल नेगोशिएशन में। कुछ एक्सपर्ट का ये नज़रिया भी है कि वो उसको देखते हैं स्लो प्रोग्रेस मल्टीलैटरल नेगोशिएशन में, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है जो कि लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज से आती है, और ये कंसेंसस में बात है जो पोलराइज करते हैं इश्यूज़ को। अदर बेनिफिट की बात करें तो FTA इंकरेज करता है कंपटीशन, जो कि इंक्रीज करता है एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पे, और ये आपका ऑन पार रहता है कॉम्पिटिटर्स के साथ। FTA प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ ग्रेटर इंटीग्रेशन के साथ, ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ, स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंट यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। डिफरेंट मतलब इंडिया कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है ट्रेड एग्रीमेंट में? पहला है आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में। RTA जो है बहुत ही प्रेवलेंट है 1990 के बाद से, और यहाँ पे करंटली 14 RTA है जो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे पहला अगर बात करें कुछ नेगोशिएशन जो है, जैसे एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट APTA, ये पहला RTA था जहाँ पे इंडिया मेंबर बना था, और ये बैंकॉक एग्रीमेंट के साथ बना था 1975 में। 2005 में रीजनल इनिशिएटिव जो है डेवलपिंग इकोनॉमीज का उन्होंने री इनकारनेट करा था इसको, APTA। नेक्स्ट है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP। इंडिया ने विड्रॉ करा, सबको पता है 2019 में विड्रॉ कर लिया था आफ्टर 7 years ऑफ प्रोटेक्टेड नेगोशिएशन। बड़े सारे कंसर्न्स थे, जैसे ट्रेड डेफिसिट जो है बहुत ज़्यादा था RCEP के साथ, इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन थी अगेंस्ट इंपोर्ट सर्च, और लैक ऑफ सर्विस कॉम्पोनेंट था। इसके अलावा आसियान का भी FTA, आसियान के साथ FTA हमने साइन कर रखा है, और 7 years का हुआ है जब हमने फाइनलाइज करा था, और करंटली अभी भी रिव्यू कर रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट होता है बायलैटरल एग्रीमेंट में। इंडिया का जो फर्स्ट बायलैटरल FTA था वो श्रीलंका के साथ था, 2000 में आया था। इंडिया ने साइन नहीं करा मेजर FTA लास्ट 10 years में। इंडिया ने साइन करा एक लास्ट एग्रीमेंट जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट मलेशिया के साथ 2011 में। उसके बाद ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट कवर करता है स्मॉल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ जो साइन करा गया है मॉरिशस के साथ। FTA जो कोरिया के साथ है वो भी अभी भी अंडरव्यू जा रहा है। इंडिया रिलेक्टेंट है टुवर्ड्स FTA और कंट्रीब्यूट करता है। नॉट वेरी इंकरेजिंग एक्सपीरियंस जो है पास में रहे। इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा है FTA के साथ ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। सब्सटेंशियल गेन्स होते हैं साफ्ट से ऐसे FTA से,
वो बड़े ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे। 2006 में इंडिया ने एक्सपोर्ट करा है साफ्टा कंट्रीज़ को, वो इंक्रीज़ फास्ट रहा है देन इंपोर्ट्स, और इसकी वजह से सिग्निफिकेंट राइज आया है ट्रेड सरप्लस में। और यहाँ पे आप देखो तो जो मैक्सिमम ग्रोथ है एक्सपोर्ट का साफ्टा रीजन में वो रिकॉर्ड करा गया है बांग्लादेश और नेपाल के साथ। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है एक्सपोर्ट्स में ड्यू टू, मतलब यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ है। सेकंड पॉइंट है नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यू टू एफटीए। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है एफटीए कंट्रीज़ के साथ वो ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं हुआ इतना। देन ये बहुत ही मेजर कंसर्न है। 2006 में इंडिया ने एक्सपोर्ट करा आरटीए पार्टनर्स को और वो इंक्रीज़ हुआ है 13% से। जो ट्रेंड है नॉन पार्टनर कंट्रीज़ का वो डिफरेंट नहीं है विद एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करता है सेम स्पेस पे। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है टू इनकम चेंजेस, और ये कंपेयर करता है प्राइस चेंजेस का। प्लस जो टैरिफ है रिडक्शन एलिमिनेशन वो डज नॉट बूस्ट एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंटली। इसके अलावा ये वाइडन करता है ट्रेड डेफिसिट। एफटीए ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करा है इंपोर्ट्स को एक्सपोर्ट्स को, और यहाँ पे पहले ग्रेटर रहता था इंडिया का ट्रेड डेफिसिट आसियान के साथ, कोरिया के साथ, जापान के साथ। उनने वाइडन करा है पोस्ट एफटीए। तो शेयर है आसियान के साथ इंडिया टोटल डेफिसिट जो है इंक्रीज़ हुआ है 7% से 2019 से 10 तक 7% था, और फिर 2018-19 का 12% था। लो यूटिलाइजेशन की बात करें तो एडीबी के हिसाब से जो यूटिलाइजेशन रेट है परसेंटेज ऑफ ट्रेड जो कंडक्ट करा है प्रेफरेंशियल रूट के साथ, इंडिया का एफटीए वैरी करता है 5% टू 25%, जो कि लोएस्ट है एशिया में। एफटीए वर्क क्यों नहीं कर रहा जैसे एक्सपेक्ट होना चाहिए था, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे इंडिया का ऑब्लिगेशन है WTO अंडर की वो रिमूव करे टैरिफ 2% इंपोर्ट्स पे। टैरिफ कट जो है ऑफर करते हैं एफटीए को, वो रेंज रहता है 74 से 86%, और ये फिजिबल नहीं है। इससे क्या हो गया, जो कट हो गया फिजिबल इंडिया के लिए वो एक डिसएडवांटेज है कुछ नेशंस के लिए, जैसे जापान, श्रीलंका और सिंगापुर, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या कैपेसिटी जो लोकल इंडस्ट्री की वो कम्पीट करे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में। फर्दर इसमें ये भी बोला है कि एफटीए रिमूव करता है ट्रेड बैरियर सब्सटेंशियली। इंडिया एक्सपोर्टर्स अभी भी फेस कर रहे हैं बड़ी सारी वैरायटी ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, जैसे इंपोर्ट कंट्रोल, इंपोर्ट परमिट्स। तो ये नेगेटिव है इंडिया के लिए। 76% जो है प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं जापान के लिए, जो कि फेस करते हैं कुछ टैरिफ रेगुलेशंस। एब्सेंस की बात करूँ तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ सर्विस कंपोनेंट भी इम्पॉर्टेंट है। सर्विस एक कंसिडर किया जाता है इंडिया का स्ट्रॉन्ग अरीना, बट परफॉर्मेंस जो है एफटीए के अंदर वो हैम्पर होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट, जो कि अलाउ करते हैं क्वालिफाइड पर्सनल को कि वो रीजनली क्वालिफाई कर ले, ऑफर करते हैं सर्विसेज कोई भी पार्टनर को। डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो एक्सपोर्टर्स जो इंडिया में फेस कर रहे हैं इशू, जैसे हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हो गया, सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट हो गया, इन्फॉर्मेशन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स रूल्स ऑफ ओरिजिन क्राइटेरिया है, लो मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस है, हायर कॉम्प्लाइंस कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिले है। इसके अलावा सर्कमवेंट है रूल्स ऑफ ओरिजिन के। अथॉरिटीज़ जो इंडिया में है इफेक्टिव नहीं है, चेक नहीं करती लेजिटिमेट प्रैक्टिस, जैसे री रूटिंग हो गया इम्पोर्ट्स का एफटीए से नॉन एफटीए पार्टनर कंट्रीज से एफटीए पार्टनर कंट्रीज, मैनिपुलेटिव मेजर्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, आपका इनकंसिस्टेंसीज हो गया ड्यू टू ओवरलैपिंग आरटीए। मल्टीप्लिसिटी जो आरटीए की है वो इनकंसिस्टेंस रहती है, रिड्यूस करती है इफेक्टिवनेस। एग्जांपल दिया है, इंडिया ने आरटीए करा है मलेशिया सिंगापुर के साथ, सेपरेटली वो करा है और सेपरेटली करा है, क्योंकि ये भी देखिए कि ऑल्दो हम मेंबर भी हैं इंडियन आसियान CACA, तब भी हमने आरटीए करा है। ग्लोबल परसेप्शन इंडिया का परफेक्शनिस्ट है। सेवरल इंडियन पॉलिसी जो रिसेंट टाइम में पॉइंटेड कर रहे हैं टुवर्ड्स द पोटेंशियल इनवर्ड ओरिएंटेशन जो ट्रेड पे है। फॉर एग्जांपल इसमें दिया है फोकस हो रहा है सेल्फ रिलायंस में आत्मनिर्भर अभियान के अंडर, और ये रिवाइज कर रहा है पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर और प्रेफरेंस दे रहा है लोकल कंटेंट को, जो कि अच्छी बात है। पर यहाँ पे इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है वो प्रोटेक्शनिस्ट वाली हो रही है कि हम इनवर्ड जा रहे हैं।
इसके अलावा स्टेप्स क्या लिए गए इंडिया के द्वारा कि वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं एफटीए के। पहला है आपका स्ट्रेंथन कर रहे हैं आरओ मैकेनिज्म को। प्रोसेस क्लेम कर रहा है एग्जाम्पशन, जो कि एक कस्टम एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन ने टाइट करा है। ये बेसिकली प्लेस कर रहे हैं ऑनोमनस ऑब्लिगेशन जो इंपोर्टर्स पे होती है थ्रू कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल ऑफ ओरिजिन, जो कि ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स के अंडर आता है। कारोटार 2020 ने यहाँ पे इनकॉम्बिनेंट करा है इंपोर्टर्स को कि वो कलेक्ट करें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो कन्विंस करते हैं अथॉरिटीज़ को रूल ऑफ ओरिजिन क्राइटेरिया, जो इंपोर्टर्स को बोलते हैं कि वो प्रेफरेंशियल टैरिफ दे। रिविजन करते हैं बायोलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ का 2015 में इंडिया ने डिसाइड करा कि रिव्यू करे जितनी भी एग्जिस्टिंग बीआईटी है, और ये रिलीज़ करते हैं मॉडल बीआईटी 2016 का। रिवाइज मॉडल बीआईटी जो है रीनेगोशिएशन कर रहा है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट चैप्टर्स का सीपीए एफटीए नेगोशिएशन। जो मॉडल है बीआईटी का वो इंक्लूड करता है एंटरप्राइज बेस्ड डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट का, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट का, ड्यू प्रोसेस का, नेशनल ट्रीटमेंट का, डिफाइंड इन्वेस्टर सेटल स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट हो गया। वे फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड क्लॉजेस होनी चाहिए और जो कि प्रोटेक्ट करें इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। ठीक है, एफटीए के अंदर ही प्रोविजन होना चाहिए सेफगार्ड मेजर जो वो होना चाहिए अगर वॉल्यूम जो है या प्राइस है वो बढ़ जाता है। सेकंड है आपका अलाइनिंग फ्यूचर एफटीए नेगोशिएशन। इसमें जो आत्मनिर्भर के अंदर होना चाहिए, दिस डज नॉट इम्प्लाई कंप्लीट, मतलब इसके अंदर ये होना चाहिए कंप्लीट प्रोटेक्शन होना चाहिए कंसर्न इंडस्ट्री की, बट फेज वाइज रिडक्शन होनी चाहिए इम्पोर्ट टैरिफ का ओवर द ईयर्स अंडर एफटीए, ताकि वो कंप्लाई करे कम्प्लीटली इंटीग्रेट ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर। नेक्स्ट है बिल्ड करना चाहिए नया रिलेशन पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर जो है वो इन्फ्लुएंस हो चुका है जियो पॉलिटिकल डिसीजन से। इंडिया के एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया लेवरेज कर सकता है जियो पॉलिटिकल रिलेशन और क्रिएट कर सकता है इकोनॉमिक रिलेशन न्यू एफटीए के साथ, ऑल्सो रिवाइज कर सकता है एफटीए। नेक्स्ट है आपका पिकिंग एंड चूजिंग पार्टनर केयरफुली। इंडिया को फोकस करना चाहिए बायलैटरल रिलेशन एफटीए कंट्रीज के साथ जहाँ पे ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज होने चाहिए, मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस हाई होना चाहिए। इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए मार्केट में, जैसे यूएस हो गया, ईयू हो गया, जिनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। लास्ट पॉइंट है इसका डोमेस्टिक मेजर्स में ये है कि कंप्लाइंस कॉस्ट कम होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन डिले नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए डंपिंग ऑफ लोअर क्वालिटी हजार्डस गुड्स इंडियन मार्केट पे, कंडक्ट करना चाहिए अवेयरनेस आउटरीच और लो लेवल ऑफ सर्विस लिंक कॉस्ट होनी चाहिए। ये कॉस्ट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन होना चाहिए। लास्ट है कि रियलाइज़ करना चाहिए पोटेंशियल जो बेनिफिट्स है एफटीए का, और ये इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअली रेसिप्रोकल टर्म्स होना चाहिए और फोकस करना चाहिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिसमें मैक्सिमम एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो। इसी के साथ ही ये न्यूज़ हम ख़त्म कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट तो डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।